Okay students, welcome to part 3 of photoelectric effect. पार्ट 1 में बेटा जी हमने ये 5 डेफिनेशंस जो हैं ये समझे थे और कल भी उसे हमने थोड़ा सा रिवाइज किया था, इसीलिए आज इनको बिल्कुल भी टच नहीं करूंगी। कल जो हमने समझा था वो ये ऑब्जर्वेशंस थे, 6 to 7 ऑब्जर्वेशंस हमने पार्ट कल 2 में समझे थे, जिसमें हमने ये कहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी है इट शुड बी मोर देन और इक्वल टू, एटलीस्ट इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमने एक चीज देखी थी, जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में रहती है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। रादर इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए दैट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। तीसरा हमने पढ़ा था कि आईपी जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो पहले इंक्रीज करता है और फिर सैचुरेट हो जाता है जैसे जैसे आप प्लेट ए को और ज्यादा पॉजिटिव करते हो, और अगर आप प्लेट ए को नेगेटिव करते हो, ये 4th ऑब्जर्वेशन में आप देखो तो आपका जो आईपी है वो कम होते होते फिर 0 हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 3 और ऑब्जर्वेशन नंबर 4 को आप इस ग्राफ में देखो बड़े प्यार से बड़े आराम से समझ सकते हो। यहाँ देखिए ध्यान से, जब ये VA पॉजिटिव है ना, और इस तरफ को नेगेटिव है, पहले हम पॉजिटिव वाला समझते हैं। यहां पर ये बढ़ते 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 फिर कांस्टेंट हो गया, मैक्सिमम सैचुरेशन वैल्यू पर पहुंच गया। और अब जब मैं VA को नेगेटिव कर रही हूं, यानी कि आपके जो क्या नाम है इसका, प्लेट ए है, उसको मैं जब नेगेटिव पोटेंशियल दे रही हूं तो आईपी की वैल्यू घट रही है, घटते 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 ये यहां पहुंच के 0 हो जाती है। इसको हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल बुलाया था। इसमें हमने कल एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी कि चाहे आप प्लेट ए पर 0 पोटेंशियल दे रहे हो, यानी कोई पॉजिटिव नहीं है अट्रैक्ट करने के लिए, उसके बावजूद आईपी 0 नहीं होगा, आईपी की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। ठीक है, सो ये ऑब्जर्वेशन नंबर 3 और 4 का वो ग्राफ देखा। ऑब्जर्वेशन नंबर 5 में हमने क्या देखा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी के साथ, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी पर रहता है। यानी जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बढ़ाते जाओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। और ये वो ग्राफ है, ये देखिए आप। मैंने कल भी आपसे एक बात कही थी, आपने याद रखना है कि जब भी हम एक फैक्टर बदलते हैं तो बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रखेंगे, ये याद रखना है। तो यहां हम फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी बदलेंगे, न्यू डिफरेंट आएगा, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो सेम आएगी। ठीक है, इंटेंसिटी नहीं बदल रहे लाइट की, नहीं, फ्रीक्वेंसी 2 अलग अलग ले रहे हैं, एक न्यू1 और एक न्यू2। ठीक है, तो न्यू1 का स्टॉपिंग पोटेंशियल VO1, न्यू2 का स्टॉपिंग पोटेंशियल VO2 आएगा। ठीक है, और आपको देखने में समझ में आ रहा है कि जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, न्यू2 की वैल्यू ज्यादा है न्यू1 से, इसीलिए VO1 की वैल्यू VO2 की वैल्यू VO1 से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जो I मैक्सिमम है, सैचुरेशन करंट है, वो वैल्यू कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कल इसमें 6th में कि जो मैक्सिमम सैचुरेशन वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, उसका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, सो ये वाला ग्राफ यहां पर हमने समझा कि फ्रीक्वेंसी चेंज होने पर सिर्फ आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा और आई मैक्सिमम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद एक और हमने यहां पर देखना है ग्राफ, उसके लिए ये वाली ऑब्जर्वेशन थी कि जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी आपको याद आ रहा है, 40 वाट का बल्ब लगाया, फिर 100 का लगाया, फिर 1000 का लगाया। सो आप सेम फ्रीक्वेंसी के अलग अलग इंटेंसिटी के बल्ब अगर लगा रहे हो, इंटेंसिटी आप चेंज कर रहे हो लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर रहे, तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। ये देखो, फॉर बोथ द इंटेंसिटीज द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द सेम, बट
जो सैचुरेशन करंट की वैल्यू है वो बदल जाती है। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। यहां से आप देखिए, ठीक है। सो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, इसका सैचुरेशन करंट भी ज्यादा है। इसकी इंटेंसिटी कम होने के कारण इसका सैचुरेशन करंट कम है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए क्या है, सेम है, ठीक है। सो ये ग्राफ्स जो हैं ये आपने देखे, इनको समझा। ये सब मैं बार बार बोल रही हूं, तीसरी चौथी बार शायद अपने आप को रिपीट कर रही हूं, बट ये सब हमारे पास डाटा था पहले से, और 10, 15, 20 साल तक ये डाटा हमारे पास था, लेकिन कोई इसको समझा नहीं पाया। अगर एक ग्राफ समझाता था तो दूसरा रह जाता था, दूसरा समझाता था तो तीसरा रह जाता था। 100% इस पूरे प्रोसेस को कोई भी नहीं समझा सका, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा टेबल जैसा बनाते हैं, एक वो करने के लिए कि क्या क्या हमने यहाँ ऑब्जर्वेशन में देखा। हमने एक चीज देखी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। एक चीज हमने ये देखी। दूसरी चीज हमने देखी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है आईपी की, सैचुरेशन करंट जो है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पर, लेकिन आईपी डिपेंड नहीं करती है ऑन फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये हमने दो चीजें देखी हैं। अब इन दो चीजों को आइंस्टाइन की थ्योरी से समझेंगे। इसके बाद बड़ा आसान है, 2-3 मिनट या उससे कम टाइम में भी आइंस्टाइन ने ये समझा दिया। अब इसको समझते हैं, आइंस्टाइन की थ्योरी कैसे इसको सॉल्व किया, इस मिस्ट्री को आइंस्टाइन ने कैसे सॉल्व किया। उसके पहले आइंस्टाइन की बात को सुनने से पहले एक चीज छोटी सी हम रिकॉल करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि ए बॉडी लिविंग है, मैं कहती हूं कि ये जो बॉडी है ए वो लिविंग है, तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि ए नॉन लिविंग भी है? क्या कोई एक बॉडी एक ही साथ एक ही समय पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकती है? आप बोलेंगे मैडम ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही। जैसे बायोलॉजी में आप पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को 2 हिस्सों में बांटते हो। बायो बोलता है हमारे हिसाब से 2 हिस्सों में बटा हुआ है, दुनिया 2 हिस्सों में बटी है, लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स, है ना। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के हिसाब से बायो ने 2 हिस्से कर दिए हैं। वैसे ही फिजिक्स ने 2 हिस्से किए थे। फिजिक्स में 2 हिस्से थे यूनिवर्स के, या तो यूनिवर्स में मैटर था या यूनिवर्स में एनर्जी थी। सो फिजिक्स के हिसाब से यूनिवर्स 2 हिस्सों में बटा हुआ है। बट पहले, जब आइंस्टाइन के बात करने से पहले, फिजिक्स के हिसाब से यूनिवर्स में 2 हिस्से हो सकते थे, या तो उस हिस्से में मैटर होता या उसमें एनर्जी होती, ठीक है। मैटर को हम पार्टिकल बुलाते हैं, और पार्टिकल का क्या क्वालिटीज होती हैं या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सो पार्टिकल की 2 बड़ी खास प्रॉपर्टीज होती हैं। एक पार्टिकल के पास एक पर्टिकुलर मास होता है, और दूसरा पार्टिकल की जो पोजीशन है वो आप बिल्कुल परफेक्टली बता सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से अगर समझाऊं, फिजिक्स के हिसाब से जो यूनिवर्स है वो 2 चीजों से बना हुआ है। पहली चीज मैटर, दूसरी चीज एनर्जी। या तो यूनिवर्स में मैटर है या यूनिवर्स में एनर्जी है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, ठीक है। मैटर का मतलब पार्टिकल्स के हिसाब से समझ लो, और पार्टिकल के पास 2 प्रॉपर्टीज हर हालत में होंगी। या पहली प्रॉपर्टी है पार्टिकल की कि हर पार्टिकल के पास अपना मास होगा पर्टिकुलर, और आप किसी भी टाइम पर इंस्टेंटेनियस पोजीशन पार्टिकल की बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। एक पर्टिकुलर यूनिक पोजीशन होगी एट ए गिवन टाइम। किसी भी पार्टिकल की
गिवन टाइम में एक यूनिक पोजीशन होगी, ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब एनर्जी की क्या प्रॉपर्टी है? देखो, एनर्जी को वेव्स की तरह मान के चलते थे कि एनर्जी जो फ्लो करती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स करती है, और वेव तरंगों का मास तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और न ही ये कोई एक यूनिक पोजीशन ऑक्यूपाई करती हैं। अगर आपके आसपास सूरज की रोशनी आ रही है, एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी, तो क्या वो एनर्जी एक पोजीशन पर है? आप एक पोजीशन पर बैठे हो, आप एक चेयर के ऊपर या एक टेबल के ऊपर, एक सोफा के ऊपर अभी बैठे हुए हो, लेकिन क्या एनर्जी जो लाइट आ रही है वो एक ही पोजीशन पर बैठी है या पूरे कमरे में फैली हुई है? सही है ना, समझ आ रहा है अब? तो एनर्जी या वेव जो है उसकी प्रॉपर्टी पार्टिकल की प्रॉपर्टी से बिल्कुल उलट है। जैसे बायो में जो लिविंग है वो नॉन लिविंग नहीं हो सकता, वैसे ही फिजिक्स में ये मानते थे कि जो मैटर है वो एनर्जी से बिल्कुल अलग है, इन दोनों के बीच में कोई भी तालमेल या ये कभी आपस में एक नहीं हो सकते। ठीक है, ये एक किया, मैटर और एनर्जी को एक किया आइंस्टाइन के जीनियस ने, और उन्होंने कहा कि आप जो इस लाइट को फिलहाल वेव मान के चल रहे हो, तो ये लाइट जो है ये बॉलीवुड के हीरो की तरह कई बार डबल रोल प्ले करती है। इसमें लाइट का कौन सा रोल आना है? डबल रोल मान के चलो। ये वेव की तरह नहीं बिहेव कर रही है, अभी ये एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, और मैं इस पार्टिकल को नाम दूंगा फोटॉन। ठीक है, तो आइंस्टाइन की थियरी के हिसाब से लाइट इज प्लेइंग ए डबल रोल। कभी कभी वो वेव की तरह बिहेव करती है, यानी कभी कभी वो एनर्जी का काम करती है, और कभी कभी वो अपनी मर्जी से पार्टिकल यानी कि मैटर का काम करना शुरू कर देती है, और वो बन जाती है अ पार्टिकल विच इज कॉल्ड फोटॉन। बात समझ में आ रही है? अब अगर आप फोटॉन से इसको समझने की कोशिश करेंगे, यानी आप ये समझ लो कि अब लाइट में कंचे, लाइट क्या फेंक रही है हमारी तरफ? कंचे फेंक रही है, और उन कंचों से अगर आप इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत डिटेल में आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ।